नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने विज्ञान विषय से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण करने वाले हैं। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम विज्ञान विषय के पहले लेसन से स्टार्ट होंगे और विज्ञान विषय का जो ये पहला लेसन है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, जो कि आपका रसायन विज्ञान से संबंधित है। देखिए, वैसे तो यदि हम इंग्लिश में बात करें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इसका नाम होता है। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें केवल हम पाठ का सार ही आपको समझाएंगे कि पाठ के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आपको अच्छी तरह से करनी है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सारांश वाक्य दे रखे हैं, यानी कि हमने कुछ मेन लाइनें यहाँ पे लिख रखी है और उनको कैसे हमने पढ़ना है या समझना है, आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। देखिए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकृति, यहाँ पे देखिए प्रकृति में अनेकों परिवर्तन होते हैं। इस प्रकृति में अनेकों परिवर्तन होते हैं, इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन। देखिए, यहाँ पे जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे घटती है और क्यों घटती है, कब घटती है। तो यहाँ पे जैसे प्रकृति के अंदर आपने देखा होगा कुछ ना कुछ घटित होता रहता है और कुछ ना कुछ घटित होने की एवज में हमने विज्ञान की फॉर्म में 2 ही इसके प्रकार बताए हैं, एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, फिजिकली दिखने में चेंज हो जाएगा, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे लकड़ी का काटना या कांच का गिलास टूटना। देखिए, गिलास टूट जाता है तो उसका भौतिक गुण यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। कागज का मोड़ना, पानी का उबलना, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें भौतिक परिवर्तन के अंदर आती है। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, वे होते हैं जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, फल का पकना, दूध का दही में बदलना। ठीक है, ये आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होती है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होती हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन होता है वे परिवर्तन होते हैं जिनमें जो पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और नया पदार्थ भी बनता है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मैंने जो आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था उसके अंदर मैंने बताया कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे सबसे पहला प्रश्न आपके विज्ञान विषय में यह बनेगा कि परिवर्तन क्या होता है या परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहां पे आप बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 ये लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 उसका उदाहरण लिखेंगे। इसके बाद जब ये परिवर्तन होते हैं तभी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में परिवर्तन होकर के नया पदार्थ यानी कि नया उत्पाद बन जाता है,
उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहां पे एक प्रश्न उठता है कि भैया जो हमने पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस किया है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे कि आपके पास जल है, जल को आप यदि फ्रीज करोगे यानी कि उसको आप जमाओगे फ्रिज के अंदर, तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। द्रव अवस्था से वह किस में चला जाएगा? आपका ठोस अवस्था में चला जाएगा। दूसरा, रंग में परिवर्तन। जैसे भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि हम विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ती है कि जब कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित करता है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित करता है। जैसे हम बात करते हैं आयरन को, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग जो होता है वो नीला होता है, लेकिन बाद में जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? नीले से वो फेड ग्रीन यानी कि हल्का हरा हो जाता है। तो यहां पे जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, दूसरा रंग में परिवर्तन हो जाता है, तीसरा तापमान में परिवर्तन, यानी कि जो तापमान होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है कि जब हम, आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा कई बार अवशोषित कर ली जाती है। कैसे? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ऊष्मा उसमें बाहर निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि तापमान में परिवर्तन और ऊष्मा बाहर, गैस उत्सर्जित होती है। कैसे उत्सर्जित होती है? जब किसी धातु को किसी भी एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल में डालते हैं, तो जब किसी धातु को किसी अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जिसको हम H2 के नाम से जानते हैं। और पांचवा परिवर्तन हमने यहां पे नहीं लिखा। पांचवा परिवर्तन यह होता है कि अवक्षेप बनती है। क्या बनती है भैया? अवक्षेप बनती है। यहां पे लिख रहा हूं मैं पांचवा, अवक्षेप का निर्माण होता है, जिनको हम इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन बोल देते, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अब हमने ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होती है। तो 5 परिवर्तन मैंने आपको बताए। पहला, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरा मैंने बताया पदार्थ के रंग में परिवर्तन। तीसरा मैंने बताया ऊष्मा यानी ताप में परिवर्तन। चौथा, गैस उत्सर्जित होना। पांचवा, अवक्षेपों का बनना। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी कि जो हम यहां पे लिखते हैं, ये हमारे अभिकारक होते हैं और ये हमारे जो बनते हैं वे बनते हैं आपके उत्पाद। क्या बनते हैं? उत्पाद। ठीक है भैया, हमारे क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। यहां लिखेंगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। एक ही रासायनिक अभिक्रिया के दो पहलू होते हैं, जो एक लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, एक राइट हैंड साइड, यानी कि एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ लिखा जाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में दाएं तरफ लिखा जाता है। दायां कैसे? जो आपके हाथ का दायां,
यानी कि आपके हाथ को, उल्टे हाथ को दायां बोलते हैं और दायां सीधे हाथ को बोलते हैं और बायां उल्टे हाथ को बोलते हैं। तो जो बाएं तरफ होता है वे अभिकारक होती है और जो दाएं तरफ होती है वे आपके उत्पाद होती है। आपने अपने हाथ के हिसाब से देखना है। आपका जो बायां होगा वो यहां पे बायां होगा, आपका जो दायां होगा वो आपका वहां पे दायां होगा। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 7 की, कि किसी रासायनिक परिवर्तन को या किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों यानी कि सिंबल्स, सूत्रों, फॉर्मूला की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कुछ प्रतीकों का या कुछ सूत्रों का यानी कि सिंबल्स या फॉर्मूला का यूज करती है, प्रयोग करती है, तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक आपका जो रासायनिक समीकरण होता है वो आपका होता है कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या होता है? कंकाली समीकरण। और एक होता है आपका बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? देखिए कंकाली के अंदर समझो पहले क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिख दिया जाता है और जहां पे अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर नहीं होती, यानी कि यहां पे जैसे कि एसिड के अंदर जैसे Na सोडियम HCl के साथ तो NaCl यहां पे बनेगा NaCl प्लस में H2। अब यहां पे हाइड्रोजन कितनी? 2। यहां पे सोडियम 1, क्लोरीन 1, तो हाइड्रोजन यहां पे 2 है तो यहां पे 2 कर देंगे। देखिए 2 करने से पहले जैसे हमने बोला कि सोडियम को किसी अम्ल के साथ मिलाते हैं, सोडियम को अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर मिलाते हैं, तो वह NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो यहां पे आप देखिए जैसे सोडियम यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे हाइड्रोजन 1 है, यहां पे 2 है, तो ये हमारा कंकाली समीकरण हो गया, यानी कि अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर नहीं है। लेकिन जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, कैसे? सोडियम 1, यहां पे भी 1, हाइड्रोजन यहां पे 1, यहां पे 2, तो यहां पे 2 लगाएंगे। 2 लगाने से क्लोरीन 2 हो गया, तो यहां पे क्लोरीन को भी 2 करेंगे। क्लोरीन तो 2 कर लिया, लेकिन सोडियम भी 2 हो गया, तो यहां पे सोडियम को 2 लिखेंगे। तो सोडियम 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 कैल्शियम क्लोरीन। तो कहने का मतलब है यदि हमने एज इट इज लिखा, उसको अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर नहीं लिख रहे, तो वह कंकाली समीकरण होगा। नहीं तो जो हमने इसको किया है, क्या किया है? संतुलित समीकरण बोलेंगे या रासायनिक समीकरण बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की। अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर कंकाली समीकरण तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है। कुछ यहां पे ऐसे तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके परिवर्तन के बारे में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, वहां पे इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन हमें 10th क्लास के अंदर जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं, हमें पता तो होना चाहिए। इसी से रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है। जब कोई परिवर्तन होगा तभी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होनी स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, कि भैया ये संतुलित समीकरण करना क्यों जरूरी है। प्रश्न भी आ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो सिंपल सी बात है
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यह बात ध्यान रखनी है। ये द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम के तहत है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत है कि तत्वों का ना तो हम विनाश कर सकते और ना ही निर्माण कर सकते। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि अभिकारकों के द्रव्यमान की संख्या अभिकारकों के द्रव्यमान की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमें इस समीकरण को, कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो किसी तत्व का निर्माण किया जा सकता ना विनाश। यदि यहां पे सोडियम 2 है तो यहां पे भी 2 होना चाहिए। अब यहां पे पॉइंट नंबर 9 यही बात उठाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन हेतु अभिकारक और उत्पाद दोनों की ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे यदि हम मेन पॉइंटों की बात करें, ध्यान दीजिए भैया, यदि हम मेन पॉइंटों की बात करें तो एक यहां पे सिंपल सा डायग्राम बनता है, और वो सिंपल सा डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। इससे पहले आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने हैं। इसके अंदर फिर हमें पढ़ना है अभिकारक, और फिर आपने पढ़ना है उत्पाद। इसके बाद आपने पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के अंदर हमने पढ़ना है कंकाली समीकरण, और फिर दूसरा आपने पढ़ना है संतुलित समीकरण। ये करने के बाद फिर से हम आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में तो इन चीजों को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए बात करते हैं आगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित मतलब होता है बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी, हमारा जो सांस है, सांस लेना भी जो है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब मैंने जो बताया था कि पॉइंट नंबर 12 में वही लिखा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित, वहां पे क्या थी? यहां पे ध्यान दीजिए, उत्सर्जित थी, बाहर निकल रही थी, इसलिए ऊष्माक्षेपी। लेकिन यहां पे क्या हो रही है? ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या क्या अंतर है, ये आपको बताना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं कि जल का अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? एकल उत्पाद को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहां पे जल का अपघटन होना यानी कि जल का टूटना, जिसमें विद्युत के प्रभाव से जल क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया भी 3 तरह की होती है। एक ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, एक आपकी विद्युती वियोजन अभिक्रिया, और एक आपकी प्रकाश या तापीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसने कहा विद्युत के प्रभाव से, यानी कि विद्युत से जो अभिक्रिया होती है
जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित यानी कि स्प्लिट यानी कि टूट जाता है। तो कहने का मतलब है जल का अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है, और वियोजन अभिक्रिया में जब विद्युत पास की जाती है, जल के अंदर से विद्युत पास की जाती है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है आपका। तो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। और पॉइंट नंबर 14 में वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व उसकी जगह से हटा देता है। कहने का मतलब क्या है, एक वीक पर्सन है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यदि सीट पे झगड़ा हो जाए तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो उस वीक पर्सन को उस सीट से उठा देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित हो जाता है। अब यहां पे द्वितीय विस्थापन यानी कि दो के अंदर विस्थापन, तो वहां पे आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर 15, जिस अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया। जैसे कि हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं और मैंने 5 परिवर्तन आपको बताए थे। उन 5 परिवर्तन के अंदर से पहला परिवर्तन मैंने बताया था कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा बताया था रंग में परिवर्तन, तीसरा बताया था ताप में परिवर्तन, चौथा मैंने क्या बताया था कि ऊष्मा का उत्सर्जित होना यानी कि गैस का उत्सर्जित होना, और पांचवा मैंने बताया था कि अवक्षेपों का निर्माण होना। तो अवक्षेपन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते, अवक्षेप जब बनेंगे तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपन। प्रश्न नंबर 16 कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके यानी एक अभिकारक टूट करके एक से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, अभी बताया था वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, जिसके अंदर एकल अभिकारक यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। वो एक होता है और उससे कई सारे छोटे छोटे उत्पाद बन जाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अभी अभी डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 17 भी लिखा हुआ कि अधिक क्रियाशील धातु यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से विस्थापित कर देती है। कैसे भैया, देखिए यहां पे कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, जब हम लोहे की किलो को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में विलयन में डालते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि यदि हम सक्रियता श्रेणी में धातुओं की रिएक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी या सक्रियता देखें तो लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होता है, इसलिए धातु कॉपर को वो विस्थापित कर देता है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की। देखिए घबराने की बात नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, 4 ही पॉइंट बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में 2 ही बंदे होते हैं, अभिकारक उत्पाद। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं, और यही प्रकार हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि त्याग अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि। किसकी वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन हट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और उपचयन कब कहेंगे, उपचयन कब कहेंगे, जब ऑक्सीजन की किसकी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा भैया, ह्रास हो जाएगा। हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे।
तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के छोटे छोटे करके हमने प्रकार पढ़े। जब हम पाठ को डिटेल से पढ़ाएंगे तो 1 बाय 1 करके इनकी परिभाषा भी लिखवाएंगे, इनके उदाहरण सहित एग्जाम्पल उदाहरण भी देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 20 कि जब कोई धातु और धातु नमी अथवा अपने आसपास अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है, उस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। क्यों? जब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, अब उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ हो जाता है, मिलाव हो जाता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे जब किसी धातु में कोई नमी आ जाती है या किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो संचारित होती है तो उस अभिक्रिया को संचारण कहते हैं। ऐसे ही एक पॉइंट और पढ़ना है कि वसायुक्त और तेलीय पदार्थ, वसा से युक्त फैट से लिपटे हुए, ऑक्सीकरण होने से उनकी गंध में और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। कि स्वाद, रंग और कलर, स्वाद टेस्ट हो गया, रंग आपका कलर हो गया, ठीक है, और स्मेल गंध, उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बचाव करने के तरीके भी होते हैं। पहले हम बात करते हैं संचारण होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। लोहे की वस्तुओं पे पेंट करना चाहिए, तेलीय या ग्रीसिंग करनी चाहिए, या सदलेपन यानी किसी धातु का ही परत चढ़ा देनी चाहिए। और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित होने से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करना चाहिए। पहले वही पढ़ लेते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक देते या कम कर देते हैं, उसे हम प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। ये ऑक्सीजन को उस खाने में मिलने नहीं देते। सबसे पहला कारण है कि विकृत गंधित होने से बचाने के लिए प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करना चाहिए। जो पैकेट वाले सामान होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का बहाव यानी कि नाइट्रोजन गैस उसमें डालनी चाहिए। और जैसे अचार आपने देखा तेल में डबो कर रखते हैं, और कुछ जैसे नमकीन है, बिस्किट है या खाने के पदार्थ है, उनको वायुरोधी बर्तनों में यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। और यदि हमें एक और बात करें, जैसे हम फ्रिज का प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक होता है। तो जो ऑक्सीजन के विरोध में काम करे उसे हम प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। इस पाठ के अंदर हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार एवं 2 पॉइंट जिसमें उपचयन होता है, उपचयन के कारण ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसके बेस पे, उसके आधार पे हमें 2 पॉइंट और पढ़नी है। एक संचारण क्या होता है, उसके बचाव, दूसरा विकृत गंधिता क्या होती है और विकृत गंधित होने से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आज की वीडियो के अंदर हमने पाठ का सार पढ़ा और आपने इसको यदि नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। धन्यवाद।